नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। ठीक है, तरंगों का व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब है क्या, जब यह दो या दो से अधिक तरंगें आपस में अध्यारोपित होकर एक नई तरंग फॉर्म करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। तो अब होता क्या है कि जब दो तरंगें होंगी, सपोज दैट आपके पास कोई तरंग है y1 और एक वेव है आपके पास y2। y1 है आपके पास a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। ठीक है, y2 है आपके पास a2 साइन ओमेगा टी माइनस के। अब उसमें कुछ अलग विस्थापन हो गया, यानी x प्लस डेल्टा x, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ही दोनों में। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। ये दो इक्वेशन हैं आपके पास। जब ये आपस में ओवरलैप होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो जहाँ पर सेम फेज में मिलती हैं उसे वहाँ पे क्या मिलता है? मैक्सिमा। उस पॉइंट पे क्या मिलता है? मैक्सिमा। और जहाँ पर ये अपोजिट फेज में मिलती हैं वहाँ पे क्या मिलता है? मिनिमा। उच्चिष्ट बोलते हैं और निम्निष्ट बोलते हैं, संपोषी बोलते हैं और विनाशी बोलते हैं। तो किसी भी पब्लिकेशन में अलग अलग ढंग से नाम दिया गया हो तो आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और देखते हैं, तब इसी को देखते हैं कि इसमें कैसे इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाती है? मैक्सिमा होती है, कैसे इंटेंसिटी आपकी मिनिमा हो जाती है। तो देखते हैं, आपके पास दो सोर्स हैं, S1 है और ये S2 है। S2 से जो वेव आपकी ट्रेवल हो रही है, ये आपके पास एक पर्दा है P। ठीक है, और ये वेव्स यहाँ से गई, वो यहाँ पे कहीं पे किसी पॉइंट पे मिली, ये यहाँ से गई। S1 की वेव का डिस्प्लेसमेंट हमने x लिया हुआ है तो x हो गया। y2 ने ज़्यादा ट्रेवल किया हुआ है तो y2 क्या हो गया? x प्लस डेल्टा x हो गया। यहाँ पे कोई वेव फॉर्म हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे जब वेव फॉर्म हो रही है तो इसका परिणामी वेव्स कैसे आएगी? तो परिणामी वेव देख लेते हैं। तो परिणामी वेव निकल करके आएगी यहाँ से y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो y1 बराबर है आपके पास a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और y2 है आपके पास a2 साइन ओमेगा टी, इसे खोल दीजिए, माइनस kx माइनस k डेल्टा x। ठीक है, चलिए अब इसी स्टेप में मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ कि ये इसको मान लिया हमने a, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हमने मान लिया b। तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। आपको दूसरे स्टेप में करना है, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है। तो इसे मैं साइन a माइनस b से खोल दूंगा पूरे को। तो यहाँ से निकल के आएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ये निकल के आएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx इंटू कॉस k डेल्टा x। ठीक है, ये निकल के आएगा माइनस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस kx इंटू साइन k डेल्टा x। अब k डेल्टा x क्या है? फेज डिफरेंस है। तो k डेल्टा x को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? फाई से। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ k डेल्टा x इक्वल टू फाई। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ k डेल्टा x, चूंकि k डेल्टा x इक्वल टू फाई। ठीक, और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फाई में। तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉस फाई माइनस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस kx
इंटू साइन फाइव। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपके पास। अब इसमें से मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ साइन ओमेगा टी के एक्स साइन ओमेगा टी के एक्स क्या है, कॉमन है। तो निकाल लीजिए a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ गया। ये वाला बचा, बस क्या बचा आपके पास, माइनस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव। ये आपके पास बचा क्या, और y बराबर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे नोट करने के बाद अभी हम हल्का सा यहाँ पे स्पेस बना करके इस चीज़ को आगे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। चलिए, अभी अभी हमने निकाला y इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये अभी अभी आपने निकाला, उसमें ये यहाँ पे रखा था, ये यहाँ पे रखा था, आगे पीछे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव इक्वल टू a कॉस थीटा एंड a2 साइन फाइव इक्वल टू a साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर वहाँ पे 1 2 मान था, इसको हमने मान लिया 3। ठीक है, इसको मान लीजिए 4, चूँकि नाम देना पड़ेगा, इसको मान लीजिए 5। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 देखते हैं यहाँ से। तो y इक्वल टू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिख रहा है कॉस a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो y बराबर मिला आपको a साइन, क्या मिला आपको, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये क्या मिला, प्लस थीटा। ठीक है, साइन a प्लस b का ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो अब ये आपको क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये आपको मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर फिर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 a1 a2 कॉस 5, इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन स्क्वायर 5। इसमें a स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, चलिए अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस 5। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन मिल गया आपको a बराबर। तब a बराबर मुझे निकालना है तो मैं इसका रूट भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बराबर, ठीक, इसे इक्वेशन नंबर हमने नाम दे दिया, क्या है का, 6th का। अब चूंकि हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का क्या हो, एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होती है। ठीक है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब चूंकि I इज इक्वल टू के, कांस्टेंट ले लिया हमने, के a स्क्वायर।
ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर बराबर क्या है, आई अपान के। अब अगर मैं ए बराबर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, इसका मैं उपयोग करूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम बिगाड़ लें थोड़ा सा ऊपर, फिर आते हैं इसको उठा करके यहाँ से शुरू करते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। अब इस आपने ये किया हुआ है, ये निकाला हुआ है, तो अब अगर परिणामी आपका क्या है, ए है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, आई होगी। तो आई बराबर यहाँ से मिला ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos phi। ये निकल के आ गया आपको इंटेंसिटी का इक्वेशन। ठीक है, अभी आपने देखा है, अब अगर यहीं पे देख लीजिए, इफ़ थोड़ा केस बना देता हूं मैं आपको, ये नोट करिए पहले आप, फिर केस, स्पेशल केस की स्टडी करते हैं। अब केस स्टडी यहाँ पे देखिएगा, केस वन में देखिएगा, कॉस को आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है, +-1। तो अब क्या है आपका इसका, तो अब कॉस फाई आपका अगर क्या हो, 0 हो, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये 1 है, ठीक है, तो जब ये 1 है तो ये वैल्यू I1 + I2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, नहीं ज़्यादा होगी। इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि I इज़ ग्रेटर दैन I1 + I2 किस केस में, कि फाई की वैल्यू क्या हो, 90 बस ना हो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो जब 0 हो जाएगा तो I1 + I2 हो जाएगा। तो ये 0 बस ना हो, ठीक है, और निगेटिव वैल्यू भी ना हो, तो यानी कि 0 से π/2, फाई 0 to π/2 इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। किसकी बात हो रही है, लेस देन, यानी कि एग्जैक्ट बोलना चाहें, फाई इज लेस देन π/2। तो आई की वैल्यू क्या है, I1 + I2 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, अब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, लेकिन ज़्यादा तो है। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा केस, व्हेन फाई क्या है, π/2, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आई बराबर क्या मिल जाएगा, I1 + I2 नहीं मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब अगर π/2 से क्या है, ज़्यादा है, तीसरा केस, व्हेन फाई इज ग्रेटर देन π/2, तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। जब ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो I1 + I2 से आई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, चूंकि इतना घट जाएगा। अब कितना घटेगा वो अलग बात है, 0.1 ही घटे, लेकिन घटेगा जरूर। तो आई इज लेस, इस केस के लिए क्या निकल के आया आपके पास कि आई इज लेस देन, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है केस स्टडी का। तो इसके आगे जो आप निकालना चाहते हैं वो आप संपोसी, विनाशी, मैक्सिमा, मिनिमा, उच्चिष्ट, निम्निष्ठ, ये सब क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये केस स्टडी का फ़ायदा है। तो इज लेस देन I1 + I2। तो ये 3 केस आपको मिले। ये केस स्टडी की क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे एक ठो चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, नोट 1, कॉस फाई 0 हो, 2π हो, ठीक है। तो अब जब 0 हो, 2π हो, अप टू सो ऑन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस केस में, इस इक्वेशन में हमारा 6 तक गया था, 7 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्या मिलेगा, आई बराबर जब ये 1 हो जाएगा तो ये मिल जाएगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, या फिर अगर मैं कहना चाहूँ ए मैक्स बराबर K A1 + A2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये वही रिलेशन कहाँ से आ गया जो रिलेशन अभी हमने यहाँ पे इसको लाने में नोट किया था। क्लियर हो गई बात? चलिए अब cos फाई की वैल्यू -1 कब होती? नोट 1 नोट 2। cos पाई की वैल्यू -1 कब होती है? 180। किस पे? 180 पे। ठीक है, यानी पाई पे। किस पे हो गया? पाई पे। यानी cos पाई इक्वल टू क्या है आपके पास? -1। यानी cos फाई इक्वल टू क्या चाहिए आपको? -1। तो किस पे मिलेगा ये? जब फाई इक्वल टू क्या होगा? पाई अप टू सो ऑन आप निकालते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? आई बराबर निकल के आता है आपको √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब ए मिनिमा जो निकल के आएगी वो के कांस्टेंट है कुछ भी। ठीक है, तो क्या निकल के आएगी? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। बात क्लियर हो गई? चलिए, ये आपकी केस स्टडी हो गई। ये अलग अलग फाई पे कैसे कैसे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेरी होगा, इसको आपने कर लिया, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे करते हैं। तो आज हमने पढ़ा तरंगों का व्यतिकरण कैसे होता है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में हमने रिलेशन निकाला। ये सारे काम हमने यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, अब आगे आएगा आपका यंग का व्यतिकरण। यंग ने कैसे फ्रिंज की डिफ़ाइन किया, यंग ने कैसे जो है प्रकाश की वेव नेचर को डिफ़ाइन किया, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। नए वीडियो में आएंगे उन सब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।